एमक्यूएम की आज एक बार फिर हुई है दो ईदें, लेकिन एमक्यूएम लंदन 28 तारीख को क्या करने वाली है, ये बड़ी अहम खबर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज शोक का ऐलान किया, लेकिन इस शोक के पीछे नोडेरो के अंदर एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और उसका अहम राज क्या है, ये सामने लाने वाला हूं। और नए गवर्नर की जिनके पास थप्पड़ों की बारिश हुई थी, उसके बाद एक और नई मुलाकातें हुई हैं। उन मुलाकातों के पसे पर्दा क्या हुआ है, 25 तारीख को एमक्यूएम के दफ्तर में क्या होने वाला है, एक तहलका खेज खबर देने वाला हूं। और हैदर अब्बास रिजवी की इस खबर पर कि जनाब उनके ऊपर प्रेशर था कि पीएसपी में जाएं जाएं जाएं, ये पीएसपी का प्रेशर उन्हें किसने दिया था और क्यों दिया था, ये बहुत सारी खबरें आज के प्रोग्राम में मैं देने वाला हूं। सो डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। ईद के दिन है और ईद के दिन की वजह से जाहिर सी बात है हमारे पास इस वक्त एडिटर नहीं है, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें हम आपको बगैर एडिट के, बगैर डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं, तो आपको फुटेज और शीशा शुंगा नजर नहीं आएगा। तो डायरेक्ट खबर देते हैं। बहुत सारी बातें और बहुत अहम बात, मैंने आपसे एक बात कही थी और शायद मेरे पिछले वीलॉग पर कुछ लोग नाराज भी हो गए थे। मैंने आपको बड़ी खुलकर ये बात कही थी कि जनाबे वाला इस वक्त पाकिस्तान दोनों तरफ बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा है और पाकिस्तान के यहाँ पर मुज़ाकरात की मेज सजेगी। और देखिए मेरी खबर सच साबित हुई। सब लोगों ने इस बात को अब दे रहे हैं कि जनाब ऐसा होने वाला है और यूं होने वाला है, और मैंने कहा था कि पाकिस्तान भी वो सेंट्रल मरकज होगा इस वक्त ईरान, अमेरिका, इजराइल, अरब ममालिक की जंग के दरमियान, कि जिसमें पाकिस्तान एक सालसी का किरदार अदा करेगा, भले छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया के अंदर इमेज गया है वो एक बड़ा ही अहमियत का हामिल है। अब वो क्यों गया है ये मैं अपने अगले वाले चैनल, दूसरे वाले चैनल में सारी डिटेल दूंगा, लेकिन इस वक्त के लिए इतनी खबर। मगर आइए कुछ बड़ी खबरों की तरफ आपको लेके चलता हूं और बहुत बड़ी बातें बताता हूं आपको। एमक्यूएम ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए सन 2016 के बाद 10 सालों से जो एमक्यूएम की रिवायत रही है, एमक्यूएम ने अपनी उस रिवायत को बरकरार रखा। अब आप कहेंगे एमक्यूएम की कौन सी ऐसी रिवायत जो 10 साल से चलती हुई आ रही है? वो ये कि जिस तरीके से पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चांद नजर आते हैं। बन्नू के अंदर ईद अलग होती है, हमारे यहाँ वोहरा कम्युनिटी की ईद अलग होती है, हमारे यहाँ दीगर लोगों की ईद अलग होती है। इसी तरीके से एमक्यूएम में भी ईदें अलग अलग हो रही है गुज़िश्ता 10 सालों से। और जब से एमक्यूएम अलग हुई है तब से मामला बड़ा ही संगीन हो गया है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। एमक्यूएम के तमाम रहनुमाओं ने अपनी अपनी ईद की नमाजें अपनी अपनी मस्जिद में पढ़कर अपनी अपनी फुटेज को दिया। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एमक्यूएम की उस 10 साल से पहले जो रिवायत थी वो ये थी कि तमाम लोग जिना ग्राउंड में जमा होते थे, वहां पर ईद की नमाज होती थी और सब लोग, पूरी राब्ता कमेटी, पूरी एमक्यूएम उस वक्त वहां पर मौजूद होती थी, यानी कि 90 के यहाँ पर, और उसके बाद सब लोग एक साथ शामिल होते थे। मगर इस बार क्या हुआ? इस बार यह हुआ कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने अपने एक बड़े करीबी एमपी और चंद लोगों के साथ अपने घर के सामने ही मदनी मस्जिद में नमाज पढ़ी। अनीस कायम खानी साहब ने अलग नमाज पढ़ी, मुस्तफा कमाल साहब ने अलग पढ़ी और फारूक सत्तार साहब ने अलग पढ़ी। कामरान टेसोरी साहब के जाने के बाद फारूक सत्तार साहब का आने तीनों दिन में से एक दिन जो अपने घर के बाहर एक छोटा टेंट लगाकर जो उनसे मिलने के लिए, ईद के लिए आता था, वहां पर उनका इस्तकबाल किया। और अनीस कायम खानी साहब ने अपने घर पर सब लोगों को बुलाया। दूसरे दिन पहुंचे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वहां पर सब लोगों से ईद मिलने के लिए, और हैरत अंगेज तौर पर पीएसपी के लोग उनसे ईद मिलने के लिए नहीं आए, क्योंकि तीसरे दिन का अनाउंसमेंट यह था कि वहां पर मुस्तफा कमाल साहब पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां पर ईद के लोग, जो उनसे ताल्लुक रखने वाले, जो उनको लीडर मानते हैं, वो तमाम लोग वहां पर आएंगे। तो दर हकीकत पीछे जो बैनर लगा हुआ था वो एमक्यूएम का ही लगा हुआ था, लेकिन दो अलग अलग लीडरान ने अलग अलग वहां पर लोगों से ईदें मिली। अब यही सूरत आगे चलकर बड़ी अहम हो रही है। फारूक सत्तार साहब इन दोनों इवेंट्स में दोनों जगहों पर मौजूद नहीं थे, लेकिन फारूक सत्तार साहब कब मौजूद होंगे? अब मैं आपको दे रहा हूं खबर, और खबर यह है कि फारूक सत्तार साहब मौजूद होंगे 25 तारीख को, यानी कि 25 मार्च को फारूक सत्तार साहब मुतवक्के तौर पर बहादुराबाद के अंदर मौजूद होंगे। अब ये 25 तारीख की कहानी में आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरी जादूगरनी अभी तक इस बात की कंफर्मेशन कर रही है कि 25 तारीख को साबिक गवर्नर कामरान टेसोरी साहब यानी कि भाईजान कराची तशरीफ ला रहे हैं। ये वही भाईजान है कि जिसके मुतालिक
उस वक्त तो कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अब हैदर अब्बास रिजवी साहब ने कहा है कि जब हैदर अब्बास रिजवी से ARY के एक प्रोग्राम में पूछा गया कि मुस्तफा कमाल साहब और कामरान टेसरी को आप क्या मशवरा देंगे, तो उन्होंने मुस्तफा कमाल साहब से कहा कि इनको अपनी जबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। दर हकीकत उन्होंने कहा, और कामरान टेसरी को कहा कि इन्हें मजीद एफर्ट की जरूरत है। अब जरा सुनिएगा, आपके उनकी मकबूलियत बड़ी अच्छी है, लेकिन इनको जरा मजीद एफर्ट करने की जरूरत है। जब तक आपके पास ओहदा होता है, जब तक आपके ताल्लुकात होते हैं, तो उस वक्त तक तो ठीक होता है। लेकिन जैसे मुझे एक वाकया याद आ जाता है, और मैं वो वाकया आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ। रशिया, जिसको आप इसको रूस कहते हैं, जब ये सोवियत यूनियन होता था, तो इस सोवियत यूनियन को बनाने में सबसे बड़ा अहम किरदार था स्टालिन का। स्टालिन एक बहुत 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 मजबूत आदमी था, और बहुत मजबूत आदमी और बहुत ताकतवर आदमी तस्वुर किया जाता था। तो जब स्टालिन मर गया, तो स्टालिन के मरने के बाद उसकी जगह पर बैठा ख्रुश्चेव, और उसने एक तकरीर की, और तकरीर करते हुए कहा कि ख्रुश्चेव इंतहाई स्टालिन जो है वो बिल्कुल बेकार आदमी था, स्टालिन बड़ा ही जालिम आदमी था। इस तरह की तकरीर कर रहा था। तो किसी ने पर्ची लिखकर उसको भेजी और कहा ख्रुश्चेव को कि जनाब, अगर ये सारी बातें थी तो जब स्टालिन जिंदा था तो ये बात करते। एकदम से ख्रुश्चेव को गुस्सा आया, बोला किसने लिखी है पर्ची? पूरे माहौल के अंदर सत्ता तारी हो गया। जब सत्ता तारी हो गया, तो उसके बाद ख्रुश्चेव हंसा और कहा, इसी वजह से मेरी भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं स्टालिन के सामने पूछूं। जिस तरीके से इस वक्त इस पूरे मजमे से कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये पर्ची किसने लिखी है। तो बिल्कुल यही माहौल था। जब आपके पास ओहदा होता है, चीजें होती है, तो आप सबको बड़ा उसको प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जैसे ही जाते हैं तो फिर मामला होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर अल्ताफ हुसैन साहब की मौजूदगी के अंदर, और जब वो ताकत में थे, क्या कोई ये बात कह सकता था जिस तरीके से हमारे यहाँ पर अब ये हैदर अब्बास रिजवी साहब ने कहा कि जनाबे वाला, मैं कादर पटेल का मेरा भाई है और मैं उसके लिए किसी की जान भी ले सकता हूं। कादर पटेल साहब के मुतालिक, वही कादर पटेल साहब के जिनके मुतालिक एमक्यूएम की एक अपनी राय रही है। ये कादर पटेल साहब के जिन्होंने पिछले दिनों कौमी असेंबली के अंदर खिताब करते हुए एमक्यूएम के जिन लीडर की तरफ इशारा किया था, वही मुस्तफा कमाल साहब बाद में उनके साथ बैठे हुए थे। पिछले दिनों अनीस खानी साहब भी उनके साथ उसी तकरीब में बैठे हुए थे। तो कादर पटेल साहब और इन सब के, मैं आपको एक बात हमेशा से कहता रहा हूं, और आपको मेरी बात पर पता नहीं क्यों इतबार, मैंने हमेशा कहा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के जितने भी रहनुमा हैं, इन सबके आपस में बड़े गहरे ताल्लुकात है, और कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये सियासत भले अपने यहाँ पर जिस तरीके से भी करे, एक दूसरे के खिलाफ बुरा भला कहते रहे, लेकिन इन सबके आपस में फैमिली टर्म्स है। अब आप देखिए, सईद गनी साहब कामरान टेसरी साहब के मुतालिक क्या कह रहे थे कि जनाब यहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए। अभी जब उनके वालिद की तबीयत खराब है, कामरान टेसरी साहब यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन सईद गनी साहब उनकी आयदत के लिए उनके आखान हॉस्पिटल गए। तो ये बातें हैं, इन सबके ताल्लुकात हैं, इन सबके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। निहाल हाशमी साहब यहाँ पर गए, लेकिन निहाल हाशमी साहब के उनके साथ ताल्लुकात हैं। अब शेरी रहमान की बेटी का इंतकाल हुआ, कौन नहीं मौजूद था वहां पर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पूरी मौजूद थी, लेकिन उनकी लीडरशिप मौजूद नहीं थी। उनकी लीडरशिप उस वक्त थी नोडेरो के अंदर, यानी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर और दीगर कई रहनुमा सारे के सारे बैठे हुए थे नोडेरो के अंदर। और यहाँ पर शेरी रहमान साहबा की जब बेटी का इंतकाल हुआ, तो कराची की पूरी क़यादत मौजूद थी, कुछ लोग बाहर से आए, और एमक्यूएम से फैसल सब्जवारी वहां पर मौजूद थे, दीगर लोग मौजूद थे, निहाल हाशमी गए। खैर, उनकी पूरी लीडरशिप थी नोडेरो के अंदर। अब ये आएंगे बाद में ताजियत के लिए, लेकिन ये सियासत है, इसमें खैर मैं वो हम आते हैं वहां पर। पहले इस वाले मामले को मैं बाद में छेड़ता हूँ, क्या हुआ नोडेरो के अंदर ही बाद में छेड़ता हूँ, और पीपल्स पार्टी का मामला कहाँ हुआ इसको हम बाद में छेड़ते हैं। अब खबर क्या है, तो 25 तारीख को जनाबे वाला आ रहे हैं यहाँ पे कामरान टेसरी, और जब कामरान टेसरी आएंगे तो उसके बाद अब देखना यह है कि एमक्यूएम ये जो दो हिस्सों में इस वक्त नजर आ रही है, उसका तीसरा हिस्सा जो है वो किस हद तक सरगर्म होता है और कैसे होता है। ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही कि अगर वाकई में चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी को उनकी लीडरशिप तस्लीम करती, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी से मिलने के लिए एक तंजीमी स्ट्रक्चर के मुताबिक लाजमी तौर पर ये लोग आते हैं। और जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी सब नोडेरो के अंदर है, तो उनसे ईद मिलने के लिए जो है वो कौन कौन गया, इसका नाम अली खुर्शीद शाह गए, नासिर हुसैन शाह गए, और यानी कि भुट्टो का जो 10 कजन था जिससे बेनजीर के जमाने में शदीद इख्तलाफात हो गए थे, और मुमताज भुट्टो की औलाद भी इस बार आसिफ अली जरदारी से मिलने और वहां पर ईद के मौके पर गई। तो आप सोचिए कि इनके ताल्लुकात अब किस हद तक बेहतर हो रहे हैं। इनके ताल्लुकात बेहतर हो गए, लेकिन अब तक एमक्यूएम के अंदर रहते हुए एमक्यूएम के चेयरमैन और दीगर लोगों के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके। ये खबर आप अपने जहन में रखिएगा। अगली खबर उससे भी, अब इसी ताल्लुकात को बेहतरी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि बशीर मेमन का थप्पड़ मारने का, निहाल हाशमी यानी नए गवर्नर की मौजूदगी में जो थप्पड़ मारने का वाकया हुआ था, उसके बाद
बहुत सारी अफवाहें कमी थी, लेकिन कल बशीर मेमन जो है वो गवर्नर हाउस के अंदर बैठे रहे, निहाल हाशमी के साथ साथ बैठे रहे। निहाल हाशमी ने उनको कहा ये तो मेरे उस्ताद है और ये सारे मामला होता रहे। तो ये भी खबर आगे चलकर दे रहा हूँ, ये मैं बात कहीं और से कहीं फोकस रहेगी। तो जब उनके ताल्लुकात सही हो सकते हैं, मुमताज भुट्टो के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और वो ईद वहां पर एक साथ वहां पर आ सकते हैं, तो यहाँ पर ये सब एक साथ क्यों नहीं आ सकते, ये बड़ा सवाल है। और इसमें अगला मामला इस दिनों का 28 तारीख को एमक्यूएम का यौम तासीस 17 तारीख और 18 तारीख के लिए 18 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार एमक्यूएम लंदन ने ये अनाउंस किया है कि वो अपने यौम तासीस को 28 मार्च को बनाएंगे लंदन में। ये बड़ा प्रोग्राम यानी कि एक बड़ा शो करने के लिए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ मेरी इत्तलात, मेरी जादूगरनी के मुताबिक मुतबादिल तौर पर हो सकता है कि कुछ छोटे छोटे इवेंट्स जो है वो कराची, हैदराबाद, नवाबशाह और मीरपुर खास के अंदर भी हो, कि जहां उन तकारीब को बाकायदा देखने का या फिर एक छोटे छोटे इज्तिमा यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30 लोगों का जगहों पर जो एक इज्तिमा का उनका प्रोग्राम बन रहा है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। उससे बड़ी एक और खबर, अब आइए दूसरी खबर की तरफ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह इस वक्त मौजूद हैं आसिफ अली जरदारी साहब नोडेरो में। ईद उन्होंने की नवाबशाह में, उसके बाद नोडेरो में। 23 मार्च का वो कौमी दिन होने के बावजूद भी आसिफ अली जरदारी साहब 23 मार्च के दिन इस्लामाबाद या पिंडी में उन्होंने परचम कुशाई नहीं की, बल्कि नोडेरो में उन्होंने परचम कुशाई की और बिलावल भुट्टो जरदारी उनके साथ मौजूद थे। एक बड़ा अहम नुकता यह कि दो बड़े अहम वजीर जिनका खजाना से ताल्लुक है, यानी कि औरंगजेब साहब और उनके साथ के वजीर मुमलिकत, ये दोनों के दोनों नोडेरो में पहुंचे हैं आसिफ अली जरदारी से मिलने के लिए। और उस मुलाकात के अंदर जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा और नासिरुद्दीन शाह साहब भी मौजूद थे, वहां पर कई अहम मामला और आइंदा की पॉलिसीज पर बात हुई और सदर को एहतमाम में लेने की बात की गई है। यानी कि वफाकी गुजरा भी उड़कर नोडेरो गए, जबकि 23 मार्च के दिन या तो उन्हें किसी अहम मकाम पर होना चाहिए था, इस्लामाबाद में होते, पिंडी में होते, मज़ार कायद पे होते। अच्छा, मज़ार कायद पे भी एक अलग सीन हुआ। आज 23 मार्च का दिन था, मज़ार कायद पर पहुंचे मुराद अली शाह साहब और हस्बे मामूल, हस्बे रिवायत जो गवर्नर होता है वो पहुंचता है। पिछली बार कामरान टेसोरी उनके साथ थे, इस बार जो है वो इनके साथ थे निहाल हाशमी। निहाल हाशमी ने वहां खेली गुगली। जब उनसे किसी ने सवाल पूछा कि जनाब आप अवामी गवर्नर बनेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो आईनी गवर्नर हूं और अवामी गवर्नर का काम जो है, अवामी काम जो है और सियासी काम जो है वो मुराद अली शाह साहब करेंगे, हम उनका साथ देंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े लीडर है, तो उन्होंने गुगली खेली और अपना मौक़िफ़ यानी नवाज शरीफ साहब का भी वहां पर उन्होंने अपना पेश कर दिया। खैर, वो जाहिर है निहाल हाशमी कोई नए सियासतदान तो है नहीं, निहाल हाशमी साहब बड़े पके हुए सियासतदान है और बड़ी पकी हुई सियासत करते हैं। आपको उन तक पहुंचने के लिए या दीगर मराइल के लिए बड़ा उनके 30 साल के तजर्बे से फायदा उठाना पड़ेगा। 90s 80s के जमाने से आपको मालूम होगा कि निहाल हाशमी साहब की जो बेगम है वो डॉ यूनिवर्सिटी, डॉ मेडिकल कॉलेज वहां से पढ़ी हुई हैं और वो उस जमाने में एमक्यूएम की, उस जमाने की डॉ मेडिकल की यूनिट इंचार्ज हुआ करती थी, यानी कि एमक्यूएम नड्डा हुसैन साहब के साथ। लेकिन खैर बहरहाल उनका एक सियासी बैकग्राउंड एक अपना है। लेकिन निहाल हाशमी साहब को सियासत करते हुए 40 साल हो गए। निहाल हाशमी साहब सियासत में बहुत पक्के हैं, उन्हें मालूम है कि अभी जिस तरीके से वो आगे आगे मुराद अली शाह साहब तो कर रहे हैं, आइंदा दिनों के अंदर जब और हालात और मामला तब्दीली की तरफ जाएंगे तो क्या होगा। खैर, मैं बात ये नहीं कर रहा। नोडेरो में होने वाली जो मुलाकात है, जिसके अंदर खास तौर पर दोनों वफाकी वुज़रा पहुंचे आसिफ अली जरदारी साहब के पास कोई खुसूसी पैगाम लेकर, ये इस बात का इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान के मुतल्लिका हल्के इस वक्त आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर मुमकिन तौर पर साथ लेने के लिए तैयार बैठे हुए। और अगले 1-2 साल के लिए तो ये बात आप जहन में रखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये सारा सियासत का आपको नजर आ रहा है कि इतने इस वक्त नोडेरो में जाकर अर्जेंट 23 तारीख की मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब से करना, ये बहुत सारे चीजों का इशारा दे रहा है। और ये इशारा इस बात का दे रहा है कि और उसके अंदर मोहसिन नकवी की मौजूदगी, मोहसिन नकवी साहब ईद के दिन आसिफ अली जरदारी साहब के पास मौजूदगी, इस बात का वाज़ेह इशारा दे रहा है कि पाकिस्तान के मुतल्लिका हल्के इस वक्त क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से उनके साथ कहां पर खड़े हुए हैं। एक तरफ मोहसिन नकवी, उनका बेटा, इनको आसिफ जरदारी साहब ने अपना बेटा कहा था, दूसरी तरफ उनका बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी भी बैठा हुआ था। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने मौजूद है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो इशारे जा रहे हैं वो आपके सामने नजर आ रहे होंगे कि ये इशारे किस तरफ जा रहे हैं और ये इशारे क्या बताने की तरफ जा रहे हैं। कुछ और 2-4 खबरें और छोटी मोटी हम दे देते हैं, उसके बाद हम
आगे चलते हैं। एक और बड़ा वाकया हुआ कि बुल प्लाजा के अंदर आग लग गई दोबारा से, एक जला हुआ बुल प्लाजा कि जो जलकर जमीन बोस हो गया और सब कुछ हिस्सा जमीन बोस हो चुका, जिसको हाई सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया, लेकिन उसके अंदर एक बार फिर 1.5 महीने बाद आग लग गई। अब वो आग कैसे लग गई? वो आग इस तरीके से लग गई कि जो बुल प्लाजा के अंदर हीरोइनची सारे घुस गए, उन्होंने उधर से माल वाल लेकर, सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वहां पर आग लग गई। आप सोचिए कि सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की क्या इंतजामी काबिलियत है कि वो एक मलबे के अंदर जगह पर मौजूद चीज को भी वहां पर हीरोइनचियों से या फिर चोरों से या फिर वहां पर मंशियात वालों से या फिर किसी से भी बचा नहीं सकी और वहां पर फिर एक बार आग भड़क उठी। ये आपको बात वाजे करती है कि क्या मामला हुआ। कल भी दो नौजवान जो है वो एक टैंकर से जहां हो गए, एक की उम्र 9 साल, एक की उम्र 19 साल, लेकिन ताहाल उनके बारे में भी कोई पूछने वाला, कोई बताने वाला नहीं है। एक और दो बातें बड़ी खबर है हमें, और ये हुआ ये कि वो लोग के जो कि कामरान रसूली साहब जब गवर्नर हुआ करते थे तो उनके इर्द गिर्द घूमा करते थे, और उनके इर्द गिर्द घूमने वालों में खास तौर पर जो है एक बिजनेसमैन कम्युनिटी के बड़े बड़े नाम शामिल थे जो कि वहां उनकी तकारीब में मौजूद होते थे। आज बहुत सारे बिजनेसमैन कम्युनिटी निहाल हाशमी साहब के हाथ पर बैठ कर चुके, और उन्होंने कहा सर आप जो प्रोजेक्ट्स करेंगे तो वो होंगे। तो मुझे वक्त याद आया कि मैं फिर एक किस्सा सुना देता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे किस्से आज बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं। हुआ ये कि एक साहब का, मैंने ये किस्सा पहले भी सुनाया हुआ है और मैं फिर क्या बता रहा हूं आपको, कि एक बड़े ब्यूरोक्रेट साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। तो उनके इंतकाल के वक्त जाहिर है उनके घर पर ताजियत के लिए कोई भी नहीं आया। तो उनके बेटे से किसी ने पूछा कि जब आपकी दादी का इंतकाल हुआ था तो बहुत रश था यहाँ पर, आज आपके वालिद का इंतकाल हुआ है तो कोई भी मौजूद नहीं है। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उन्होंने कहा कि जब मेरी दादी का इंतकाल हुआ तो मेरे वालिद उस वक्त कुर्सी पर बैठे हुए थे, तो सब लोग उस कुर्सी के पास ताजियत करने आते थे। आज जब मेरे वालिद चले गए और मेरे पास कोई ओहदा मौजूद नहीं है तो जाहिर है लोग, मेरे पास तो कोई कुर्सी नहीं तो लोग मेरे पास ताजियत करने के लिए क्यों आएंगे। ये भी एक अलमिया है। ताकत ताकत की बात होती है और ताकत ताकत का सिलसिला होता है कि ये ताकत होती है। एक और ताकत का ये आप अंदाजा कीजिए कि जनाब हुआ ये कि लोगों ने अपने घरों पर नमाज ईद कर दी। हमने बचपन से अपने बुजुर्गों से सुनते हुए आए, हमें मौलवी साहब बता रहे कि ईद की नमाज हमेशा इज्तिमाई तौर पर अदा की जाती है और ये किसी ईदगाह के अंदर अदा की जाती है। आपको पता है पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदानों ने अपने घरों पर ईद की नमाजें करवाई। उसमें आप डॉक्टर आसिम को देख लें, डॉक्टर आसिम को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का किंग आसिफ अलदारी का दोस्त करा दिया था। 20 लोगों पर मुश्तमिल उन्होंने अपने घर के अंदर ईद की नमाज करवाई। गवर्नर साहब को ईद पढ़नी थी पोलो ग्राउंड के अंदर, लेकिन वहां बारिश हो गई तो उन्होंने भी गवर्नर हाउस के अंदर अपनी ईद करवाई। बिल्कुल उसी तरीके से आपको शहबाज शरीफ साहब मिलेंगे जिन्होंने अपने घर पर, वजीर आजम साहब है उन्होंने भी अपने घर पर ईद करवाई। आप इसी तरीके से आसिफ अलदारी साहब को देखिए तो उन्होंने भी अपने घर पर ईद की नमाज करवाई। इसी तरीके से आप बिलावल भुट्टो ज़ारी साहब ने भी जहां ईद पढ़ी तो अपने घर पर ईद जाकर पढ़ी। तो अगर आपके पास ताकत हो तो आप अपने घर के अंदर भी ईद की नमाजें करवा सकते हैं। और जो आप जितनी ज्यादा ताकत हो, आप देखना डॉक्टर आसिम साहब 20 लोगों की उन्होंने नमाज ईद करवाई, मौलवी साहब को बुलाकर अपने पास नमाज ईद करवा ली, खुद कुर्सी पर बैठ गए क्योंकि सारे उनकी तबीयत एज का फैक्टर है, उनको कैंसर वैंसर भी है। लेकिन मैं आपको वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि जब आपके पास ताकत होती है तो फिर आप अपनी ईद की नमाज भी आप अपने पास करवा सकते हैं, आप जब चाहे जो चीज करवा सकते हैं। और अगर ताकत नहीं है तो खैर कोई मसला नहीं, आप भी ईदगाह में जाकर नमाज के लिए जगह ढूंढे और बरसात हो रही हो, हर जगह कीचड़ हो और आपको नमाज की जगह ही ना मिल रही हो तो फिर क्या किया जाए। तो फिर बहुत सारी मसाजिद ने ये किया था कि दो बार नमाज ईद करवाई। एक बार जो लोग मस्जिद के अंदर आ गए उनके लिए, कुछ देर के बाद फिर दोबारा से नमाज ईद करवाई ताकि दूसरे लोग आकर नमाज ईद पढ़ सके। तो यहाँ पर यह सिलसिला भी चलता रहता है। एक और बात, हैदर अब्बास रिजवी साहब ने 2 बयान दिए। पहला बयान उन्होंने दिया है कि जनाबे वाला मेरे ऊपर बहुत प्रेशर चला कि मैं पीएसपी में शामिल हो जाऊं, इसीलिए मैं मुल्क छोड़कर चला गया था। और फिर उन्होंने कहा कि कादर पटेल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सही है, मैं उसके लिए किसी की जान भी ले सकता हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। मैंने आपसे कहा ना वो एक खरोशेफ वाली बात है। ये सारी बातें उस वक्त कही जाती है कि इसका मतलब क्या वाज़ेह करता है। इसका मतलब ये है कि ये बात जब नहीं कही जा सकती थी उस वक्त पीएसपी के ऊपर कितना बड़ा आशीर्वाद था, और आज जब ये बात कही जा रही है तो पीएसपी के ऊपर से क्या आशीर्वाद हट गया है। मैं वैसे ही आपको मैं किसी चीज की तरफ इशारा करना चाह रहा हूं, उस बात को समझिएगा। मसला यह है कि जो ताकत और ताकत का मंबा, क्योंकि अवामी ताकत नहीं है, शोहरत नहीं है, लोग उस तरीके से नहीं है। जितने लोग आपको मस्जिद के अंदर
ईद मिलने के लिए मिल जाते हैं, शायद उतने लोग भी आज एमक्यूएम को दस्तयाब नहीं थे, किसी भी पार्ट को, किसी भी हिस्से को, कि वो उतनी तादाद भी हो जाती, सिर्फ अपने अपने जो उनके कारकुनाने मौजूद है। एमक्यूएम में ये उनसर का आना, बार बार इस बात का अब जिक्र किया जाना कि जो कभी जिक्र नहीं किया जा सकता था कि पीएसपी पर जाने के लिए दबाव था। मैं आपसे जो बात इशारा कर रहा हूं, मेरा बात को समझिएगा। ये बात कहना मुमकिन नहीं था, ये बात कहना मुमकिन नहीं था कि जनाब पीएसपी पे जाने का प्रेशर था, लेकिन अब ये बात कही जा रही है। तो ये बात जब कही जा रही है तो पीएसपी फैक्टर या एमक्यूएम का फैक्टर कौन किस जगह पर खड़ा हुआ है, इस बात को समझने की जरूरत है। जो लोग इस कदर डरे हुए या इस कदर अपनी बात को नहीं कर सकते थे, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है, ये बड़ा सवालिया निशान है, और इस सवालिया निशान को समझने की जरूरत है। या आपको आगे की सियासत बता रहा है, या आपको आगे का लाहे अमल बता रहा है, या आपको ये बात बता रहा है कि आगे चलकर ताकत का ममदा किसके पास होगा, और जिनके पास पिछली ताकत थी कि जिनके बारे में बात नहीं की जा सकती कि भाई थी, उनके मुतालिक अगर ये बात कही जा रही है कि जनाब पीएसपी में जाने का दबाव था, तो आप इस चीज को समझिए, फैक्टर्स को समझिए। ये वाज़ेह तौर पर एमक्यूएम के अंदर मौजूद तकसीम को बहुत नुमाया करने वाला उनसर शामिल है, बहुत नुमाया करने वाला उनसर शामिल है। ये बात आपको जहन में रखिए कि आगे चलकर सियासत या सियासत के मामला किस तरफ को जाने वाले हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मैं मजीद बहुत सारी गुफ्तगू मुझे करनी थी, खुसूसी तौर पर मुझे चंद गुफ्तगू करनी थी इस वक्त पीटीआई के हवाले से और टीएलपी के हवाले से, लेकिन वक्त कम है। इनकी सियासत में भी, कराची की सियासत में एक नया ठना है। कल फिर इस मौजू पर दोबारा से गुफ्तगू करूंगा और आपको तफसील के साथ बताऊंगा। याद दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।